नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 2। हिस्ट्री चैप्टर 2 में ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं, 2 वीडियोस के माध्यम से इस चैप्टर को समझ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, ये सब जान चुके हैं और समाजवाद को कैसे इतिहास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है ये सब देख लिए हैं। कैसे यूटोपियन समाजवादियों के बारे में जान लिए, फिर कार्ल मार्क्स के बारे में जान लिए सेकेंड वाले वीडियो में। आज हम लोग ये क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 ख़त्म करेंगे ये थर्ड लेक्चर में, ठीक है। यानी चैप्टर 2 का आपका 3 लेक्चर हो जाएगा। अगर आप 2 लेक्चर शुरू का नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेंगे, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आइए थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। थर्ड लेक्चर की शुरुआत होगी चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। थर्ड लेक्चर का पहला टॉपिक है 1917 की रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से, ठीक है, ध्यान रहे रूसी क्रांति। रूसी क्रांति से पहले आप जाने रूस क्या है। अगर बहुत सारे बच्चों को इसमें से पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन्हीं देशों में से एक देश है जिसका नाम रूस है, जिसको इंग्लिश में रशिया कहते हैं, जो यहाँ पे है भारत के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो इसी में जो क्रांति हुई थी उसी क्रांति को देखेंगे इस लेक्चर के अंदर और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ऐसे तो सर्दी हुई है आज हम वीडियो बनाने वाले भी नहीं थे, पर सोचे कि कम से कम इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रूसी क्रांति, इसीलिए कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति। ध्यान देंगे क्या कह रहा है। कह रहा है यह 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना है। 20वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी के बारे में बताए थे कि 20वीं शताब्दी के बारे में बात कहे 100 साल पीछे चले जाना। जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है तो 2000 से लेकर 2100, 20वीं शताब्दी का बात कह रहा है तो 1900 से लेकर 2000 ईस्वी के बीच का जो समय काल है उसी को 20वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है कौन, 1917 की रूसी क्रांति। क्या हुआ था भाई इसमें। कह रहा है इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के निरंकुश शासन का अंत कर लोकतंत्र की स्थापना की और मजदूर एवं किसानों की सत्ता को स्थापित किया। कह रहा है 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, वो करता क्या है, वहां के सम्राट, ध्यान रखेंगे एक बात, रूस के अंदर रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है जार किसे कहते हैं, या रूस के सम्राट को रसिया में क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है। जार का मतलब क्या है, रूस का सम्राट, ठीक है। जैसे राजा का मतलब भी किसी भी जगह का सम्राट होता है, वैसे ही रूस के अंदर रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति रूस के अंदर निरंकुश राजशाही का अंत करता है और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करता है, मजदूर एवं किसानों की सत्ता को स्थापित करता है, जहां पे किसान और मजदूर बेहतर ढंग से रह सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति के कारण, यानी रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसके प्रमुख कारण क्या है। एग्जाम में पूछता है रूसी क्रांति के कारण लिखिए, तो ध्यान देंगे रूसी क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, यानी जार मतलब रूस का सम्राट, जो रूस का सम्राट था उसकी निरंकुशता, यानी वो अच्छा राजा नहीं था, उसकी शासन व्यवस्था एकदम अयोग्य थी, लगता ही नहीं था एक अच्छा राजा है, एक योग्य राजा इस तरीके से राज्य चलाएगा। तो ये पहला रीजन हुआ। दूसरा, कृषकों की दयनीय स्थिति, जो कृषक थे, जो किसान थे, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए भी रूसी क्रांति हुई, ये भी एक कारण था। तीसरा क्या था, मजदूर की दयनीय स्थिति, जितने मजदूर लोग थे उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस वजह से रूसी क्रांति हुई, वो भी निराश थे। औद्योगिकीकरण की समस्या, उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे थे,
रूसीकरण की नीति, जबरदस्ती रूसीकरण किया जा रहा था, राजा जिस धर्म का था उस धर्म को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की जा रही थी। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाएं यानी अगल बगल में युद्ध हो रहे थे जिससे रूस काफी प्रभावित हो रहा था। रूस का जो राजा था बेमतलब के जाके दूसरे के पंजे में लड़ता था और हार भी जाता था, तो ये भी एक रीजन था। रूस में मार्क्स का प्रभाव, जो कार्ल मार्क्स था जिसका समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा थी, उसकी विचारधारा का भी प्रभाव रूस के अंदर पड़ रहा था, जिसके वजह से लोग जग रहे थे, लोग अपने शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्साहित हो रहे थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी। तो ये भी एक कारण था रूस में मार्क्स का प्रभाव, यानी कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव भी रूसी क्रांति का एक कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ये तत्कालीन कारण था जिसके वजह से रूसी क्रांति और बढ़ावा। नहीं हो जाता है कि कुछ चीजें छोटी छोटी मन के अंदर आती है अचानक से फट जाती है, तो ये सब रीजन तो थे ही, पर रूस की क्रांति जब तुरंत हुई थी, बड़ी शोर हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, सॉरी। रूस की क्रांति जो तुरंत हुई थी उसका तत्कालीन कारण पूछे, रूस के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था जिसके वजह से वो क्रांति और बड़ी हो गई और स्टार्ट हो गई, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको तो पहले ही पता है, यहां पर लिख भी दिए हैं, 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 45, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रमुख रीजन थे जिसकी वजह से रूस की क्रांति हुई थी, रूस के क्रांति के कारण जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड मैप है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, यही रूस है जिसके अंदर क्रांति हुई थी। इसी के आसपास में जर्मन है, यहाँ पे जर्मन है जहां से कार्ल मार्क्स की विचारधारा वहां पे पहुंची थी। नेक्स्ट है खूनी रविवार या लाल रविवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है आप आगे चल के किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, अगर उसमें हिस्ट्री पढ़ना है तो खूनी रविवार के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारे कंपटीशन में इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे खूनी रविवार या लाल रविवार कहते किसे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है और रूस के निरंकुश राजशाही का एक उदाहरण है, बेकार राजशाही का एक उदाहरण है कि अगर जब राजा अच्छा ना हो ना तो कैसे देश बर्बाद होता है, उसका एक उदाहरण है खूनी रविवार। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। देखिएगा, कह रहा है 1904-5 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण 1905 में रूस में क्रांति हो गई। 1904-5 में रूस और जापान में युद्ध होता है। देखो तुम, ये रूस है और इसी के बगल में ये छोटा सा जापान है, इन दोनों में युद्ध हो जाता है। कब युद्ध हो जाता है भाई, तो युद्ध होता है 1904-5 के आसपास में, जिसमें रूस हार जाता है। सोचो, तुम अनुमान लगा सकते हो इन दोनों में लड़ाई हो रहा है, कौन जीतेगा। नॉर्मल बच्चों भी देखेगा तो कहेगा सर रूस से तो जीतेगा, इतना बड़ा देश है। जापान जीत पाएगा, छोटा है, पर हार गया रूस जापान से। अब जब इतना बड़ा देश हो के आप किसी छोटे देश से हार जाते हो तो जनता आपकी गुस्सा ही ना होगी जी आपसे, कि नहीं होगी। अब मोदी जी मान लो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ते हैं और हार जाते हैं, तो मोदी जी की नाकामयाबी है कि हम इतना बड़ा देश होकर, पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या, पाकिस्तान से ज़्यादा एजुकेटेड, पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा, पाकिस्तान से ज़्यादा सोर्स पैरवी, हथियार सब होते हुए भी हम हार गए पाकिस्तान से, तो नाकामयाबी है। जनता तो सरकार को दोष देगी ही। वैसे ही सब चीज ज़्यादा होते हुए भी रूस जो है वो जापान से हार गया, और हार तो गया, झूठ भी बोला ना। अभी चलत नो है, जब लोग वापस आने लगे ना, सेना वहां से वापस आने लगी, तब जनता को पता चला ये तो हार के वापस आ रहे हैं। तो जनता के अंदर एकदम से आक्रोश आ गया कि इतना जल्लत तो सही रहे हैं इसका, और इतना कष्ट देने के बाद, इतना शोषण करने के बाद भी ये छोटे मोटे देशों से जाके हार जा रहा है। तो अचानक से जनता के अंदर आक्रोश आ गया और वो क्रांति कर देती है। ज्यादा बड़ी क्रांति नहीं थी, 1917 जैसी क्रांति नहीं थी, छोटी क्रांति ही थी, पर क्रांति कर देती है। ठीक है, उस क्रांति में होता क्या है, तथा 1905 में रूस में, ध्यान रखेंगे पूछता है ऑब्जेक्टिव में,
कि जापान और रूस में युद्ध कब हुआ था, तो 1904-5 में हुआ था, ठीक है। और 1905 में रूस में क्रांति हो गई थी, ठीक। तथा 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, जब क्रांति होती है तो क्या करता है लोग, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। यानी लोग क्या करते हैं, 9 जनवरी क्रांति करने के बाद जब रूस हार जाता है, जनता को पता चलता है, तो जनता जो क्या कहती है, कह रही इतना तुम युद्ध लड़ रहे हो तो हम गरीब जनता को रोटी दो, तुम बेमतलब का युद्ध लड़ रहे हो, हार रहे हो, तो कम से कम इतना पैसा होगा तभी ना ये सब कर रहे हो बेमतलब का, उससे अच्छा है हम गरीब है, हमको खाने को नहीं है, कम से कम खाने को तो दो। तो क्या करती है, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो होता है वो रोटी दो के नारे के साथ, ध्यान रखिएगा, रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर उतरते हैं और सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित राजमहल के तरफ इधर यहाँ पे राजमहल की ओर जा रहे थे और वो राजमहल की ओर कूच कर देते हैं। परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिससे हजारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यानी एग्जाम में पूछे खूनी रविवार या लाल रविवार क्या है, तो सिंपल सा जवाब देंगे कि 1904-5 में रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय के बाद रूस की जनता 1905 में क्रांति कर देती है। उस क्रांति के दौरान रूस की जो आम जनता होती है, लोगों का समूह जो होता है, वो 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग के राजमहल की ओर बढ़ती है। पर जार के आदेशानुसार, राजा के कहने पर, जो राजा की सेना है वो उन निहत्थे लोगों पे जो केवल चिल्ला रही है, प्रदर्शन कर रही है, ऐसा नहीं कि राजा को मारने जा रही है, बस राजा को अपनी स्थिति से अवगत कराने जा रही है, उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं इस तरीके से, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है बेमतलब के। इसीलिए उस तारीख को लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था, ठीक है। यहां पर देखिएगा 2 तारीख दिया है जिसे हजारों लोग मारे गए, इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा खूनी रविवार क्या है। जापान रूस युद्ध के बाद, ध्यान से समझिएगा, जापान और रूस में युद्ध के बाद जब रूस की पराजय हो जाती है तो जनता निरंकुश शासन के प्रति रोटी दो के नारे के साथ उसके राजमहल की तरफ बढ़ती है, तो उसके सिपाहियों के द्वारा इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दिया जाता है, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वो दिन नए कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी और पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी का दिन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 डेट क्यों है, अभी हम आगे बताएंगे। रूस के अंदर 2 कैलेंडर चला करता था, इसीलिए जब भी रूस के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे ना तो 2 डेट आएंगे आगे, हम अभी उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। चलिए आगे का टॉपिक ही वही है, रूस के क्रांति की तारीख। ध्यान रखेंगे रूस के अंदर 2 कैलेंडर है। जो कैलेंडर है रूस की तारीख की जब भी बात करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, 2 डेट आएगा। अभी कैसे 22 और 9 आ रहा था, इसीलिए रूस के अंदर जो कैलेंडर है वो 2 है, 2 कैलेंडर चला। एक कैलेंडर जो था जो 1 फरवरी 1918 तक चलता था और 1 फरवरी 1918 के बाद दूसरा कैलेंडर चलने लगा। 1 फरवरी 1918 तक जो कैलेंडर चलता था उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर, ध्यान रखेंगे। और 1 फरवरी 1918 के बाद जो कैलेंडर चल रहा है उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इन दोनों कैलेंडरों के अंदर 13 दिनों का फर्क है। जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसीलिए जब भी हम रूस के डेट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग और नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। यहां पर दिया भी है जिसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है।
यानी ये वाला कैलेंडर जो है इससे 13 दिन क्या है, आगे है। इन दोनों कैलेंडरों के बीच में कितने दिनों का अंतर है, 13 दिन का अंतर है। तो वही इसमें जो तारीख दिखाता है 13 दिन आगे तारीख इसमें दिखाता है। तो जब भी हम डेट पढ़ेंगे तो देखिएगा पोस्ट में लिखा होगा पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग इतना और नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग इतना। जैसे इसमें लिया था खूनी रविवार 22 जनवरी को हुआ है, पर पुराने कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी को हुआ है। ध्यान रखेंगे 13 दिन पहले। तो ध्यान रखेंगे रूस के अंदर 2 कैलेंडर चलते हैं, एक जूलियन कैलेंडर और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक हमारा 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई थी। 1917 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़े हैं ना, तो 1917 में रूस की क्रांति एक नहीं हुई थी, 2 क्रांति हुई थी 1917 में ही। एक तो 1905 में हुई थी, टोटल रूस में 3 क्रांतियां हुई थी। एक 1905 में जिसमें खूनी रविवार हुआ था, और एक 1917 में 2 क्रांतियां हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1917 में 2 क्रांतियां हुई। कौन कौन सी? एक क्रांति का नाम है फरवरी या मार्च की क्रांति, जिसको मेंसेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो फरवरी की क्रांति बोले, मार्च की क्रांति बोले या मेंसेविक क्रांति बोले। अब इसका नाम सर 3 गो काहे है जब क्रांति एक हुआ है? फरवरी और मार्च की क्रांति तो अभी जो थोड़े देर पहले बता रहे थे डेट के वजह से है। ठीक है, क्रांति यही है, एक फरवरी में हो जाता है, एक मार्च में हो जाता है, बेसिकली वही है। कैलेंडर 2 है तो उसी दिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से फरवरी, नए कैलेंडर के हिसाब से मार्च में वही डेट चला जाता है। ठीक है, और मेंसेविक क्रांति इसीलिए क्योंकि मेंसेविक दल के द्वारा इसमें मुख्य भूमिका निभाई गई थी। दूसरा अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, यानी 1917 के अंदर रूस में 2 क्रांति हुई थी, जिसे एक फरवरी या मार्च की क्रांति कहते हैं और दूसरा अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसको मेंसेविक क्रांति कहते हैं और इसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये दोनों क्यों ऐसे है और इसका क्या क्या मतलब है, समझ में आते चलेगा अगर ध्यान से चलिएगा। कह रहा है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी सी, ये सब डेट याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो 1898 में बनी थी, पर आगे चलकर 1903 में इस पार्टी में फूट पड़ गया। ये पार्टी टूट गई 5 सालों के बाद ही, और ये जब पार्टी टूटी तो पार्टी 2 भागों में बट गई, एक भाग मेंसेविक और दूसरा भाग वोल्शेविक। ठीक है, मेंसेविक जो दल था वो अल्पमत वाला दल था जिसमें लोगों की संख्या कम थी, और वोल्शेविक जो दल था वो बहुमत वाला दल था जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी। वही 1917 में जो 2 क्रांति हुई थी, तो एक में मेंसेविक दल के लोगों का महत्व था, इसीलिए इसे मेंसेविक क्रांति कहते हैं, जो फरवरी और मार्च में हुई थी, और दूसरा अक्टूबर नवंबर की क्रांति को वोल्शेविक क्रांति कहते हैं क्योंकि इसमें इनका महत्वपूर्ण स्थान था। कैसे कैसे था वो आगे हम लोग लाइन से पढ़ते चलेंगे, समझ में आता चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, पहला है फरवरी या मार्च की क्रांति। ठीक है, फरवरी या मार्च की क्रांति का मतलब वही नए कैलेंडर पुराने कैलेंडर, यहां पे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 7 मार्च 1917 को नए कैलेंडर के हिसाब से, पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917, तो 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड, वर्तमान में लेनिनग्राद नाम है जिस जगह का, एक जगह का नाम है पेट्रोग्राड, की सड़कों पर रोटी दो के नारे के साथ किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। 7 मार्च को पेट्रोग्राड के, रूस की एक जगह है, सड़क है, उस पे सड़कों पर रोटी दो के नारे के साथ किसान और मजदूर लोग क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं। ठीक है, अगले दिन 8 मार्च को महिला मजदूर ने रोटी दो के नारे के साथ मांग करते हुए हड़ताल कर देती है। पहले किसान और मजदूर क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, फिर अगले दिन जितनी महिला मजदूर होती हैं फिर वो भी रोटी दो के नारे के साथ क्या करती हैं? हड़ताल कर देती हैं, जहां जहां वो मजदूरी करती रहती हैं। रोटी दो इसीलिए महत्वपूर्ण है ना, रूस के लोग बहुत गरीब थे, खाने को रोटी तक नहीं था, इतनी खराब स्थिति है। सोचो, वहां के जार की वाइफ थी, कहा जाता है वो एक बार भ्रमण के लिए निकली थी और घूम रही थी जब, तो जनता देख के नहीं होता है कि देख के पागल हो जाते, जनता चिल्लाती है रोटी दो, खाने को दो, खाने को दो, तो उनको
सोचो कितनी डम थी महिला वो, उनको लगता क्या है कि लग रहा है ना रोटी खत्म हो गया इन सब के पास, इसीलिए रोटी रोटी मांग रहा है सब। अपने साथियों ए रोटी खत्म हो गया तो केक खा लो, इतनी डम महिला थी। सोचो, ये नहीं सोची कि जिनके पास रोटी खाने तक को नहीं है वो केक पेस्ट्री कहां से खाएगा, उनको वो पेस्ट्री खाने के लिए कह रही है, क्या ही कह सकते हैं। तो इसीलिए रोटी दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां के लोग काफी गरीब थे, खाने तक को एक बेसिक चीज जो होती है ना रोटी, वो भी नहीं हुआ करती थी, ब्रेड नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो 8 मार्च को महिला मजदूर ने भी रोटी दो के नारे के साथ हड़ताल कर दिया। ठीक है, और जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। और फिर जार जब 1905 के जैसे कहता है सेना के टुकड़ी पर कि गोली चला दो, पर सेना इस बार गोली नहीं चलाती है। उनको ये लगता है कि हम मारेंगे तो अपने लोगों को ही मारेंगे ना, राजा हमारा खराब है तो राजा के कहने पर अपने लोगों को क्यों ही मारते। तो इस बार वो गोली नहीं चलाते हैं और उल्टा विद्रोह कर देते हैं राजा के खिलाफ, और इन लोगों के साथ आके मिल जाते हैं, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। फलता होता क्या है, इन सबके एक साथ विद्रोह करने से विवश होकर 12 मार्च 1917 को, जो पुराने कैलेंडर के हिसाब से देखोगे, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, तो 27 फरवरी का दिन होता है को जार ने गद्दी त्याग दी। और इन सबके विद्रोह के वजह से 12 मार्च 1917 को जो वहां का जार था, रूस का जो सम्राट था, वो क्या करता है, गद्दी त्याग देता है। ठीक है, तो ये थी फरवरी या मार्च की क्रांति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद इस तरह रूस पर से रोमनोव वंश के निरंकुश जारशाही का अंत हो गया। इस तरीके से इस फरवरी या मार्च के क्रांति से क्या हुआ, जो उस पे रोमनो वंश का शासन था रूस के अंदर, उसके बेकार के राजशाही, निरंकुश राजशाही का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक, इसके बाद सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ जो परिस्थितियों के प्रतिकूल था। उसके बाद 15 मार्च को वो गद्दी त्याग देता है और 15 मार्च को बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ जो परिस्थितियों के प्रतिकूल था। ठीक है, यानी उस समय के परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। अतः केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार बनी, और उसके बाद केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादी यानी एक अच्छे प्रकार के समाजवादियों का क्या बना, यह है केरेंस्की। इसी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी जिसके उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना और सभी प्रकार की समस्या सुलझाना था। यानी केरेंस्की की जो सरकार बनी नहीं, उसका उद्देश्य क्या था, एग्जाम में पूछता है केरेंस्की के सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो केरेंस्की के सरकार का उद्देश्य ही था कि वो जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर दे, वैधानिक सरकार की स्थापना कर दे, यानी लोगों के द्वारा एक नियम कानून से चलने वाली सरकार की स्थापना कर दे, लोगों के संपत्ति की सुरक्षा करे और सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाए जिससे रूस की जनता को तकलीफ हो रही है। ठीक है, किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। पर बोल्शेविक दल के जो लोग थे वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, केरेंस्की की सरकार को। बोल्शेविक दल वाले कौन, ध्यान रखिएगा, ये वाले कहाँ गए, ये वाले रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी, दोनों समाजवादी पार्टी ही थे, पर जब ये टूटा था तो मेंशेविक, केरेंस्की जो था वो मेंशेविक दल का नेता था और उसकी सरकार बनी थी।
और जितने भी बोल्शेविक दल के लोग थे ना, वो इसके सरकार को स्वीकार नहीं करते थे, जबकि ये रूस के लिए अच्छा ही चाहता था। ऐसा नहीं कि ये रूस को लूटना चाहता था या निरंकुश राजशाही के जैसा ये भी खराब शासन करना चाहता था, नहीं। पर नहीं हो जाता है कि मेरे दल का नेता नहीं बना, उसके दल का नेता बना। भारत में भी अंग्रेजों की आज़ादी के बाद क्या हुआ, अंग्रेज जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस शुरू से लड़ रही थी तो सब मिलजुल कर एक सरकार बना ले, नहीं, आपस में ही लड़ने लगे, मेरी सरकार होगी, मेरी सरकार होगी, जिसके चक्कर में जिन्ना विभाजन के लिए भी तैयार हो गए। नहीं तो बोला हमको प्रधानमंत्री बना दो, विभाजन नहीं कराएंगे। सोचो सत्ता का खेल कितना, जबकि दोनों की विचारधारा एक समय पर एक ही थी, एक ही पार्टी में थे। तो ये जो बोल्शेविक दल वाले थे वो मेंशेविक दल वाले की जो ये केरेंस्की की सरकार थी इसको क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छे से कहानी समझोगे ना बाबू, पूरी कहानी समझ में आएगी, ना समझ में आने का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। और वही इसकी सरकार स्वीकार नहीं करते हैं ना, तो आगे चलकर जबकि राजशाही का अंत हो चुका था, रूस की क्रांति सफल हो गई थी, फरवरी और मार्च की क्रांति, पर इस केरेंस्की के खिलाफ, मेंशेविक दल के खिलाफ बोल्शेविक दल वाले फिर से क्रांति करते हैं, जिसको अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहते हैं या बोल्शेविक दल की क्रांति कहते हैं। अब समझ में आ रहा होगा पिछला वाला बात जो हम बताए थे आपको। देखिए यहां पर है भी नेक्स्ट टॉपिक, अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। जैसे मेंशेविक क्रांति में प्रमुख केरेंस्की था, वैसे इसमें लेनिन है, ये वाला व्यक्ति। देखो क्या होता है, इस समय रूस में लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जैसे ये क्रांति फरवरी और मार्च की क्रांति खत्म हुई और केरेंस्की की सरकार बन रही थी, उस समय लेनिन का आगमन होता है। लेनिन एक रूसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, रूस के लिए लड़ भी रहा था, पर किसी रीजन की वजह से इसको रूस छोड़ के भागना पड़ा था। फिर लेनिन की प्रादुर्भाव यानी आगमन होता है, ठीक है, कहां पे, रूस के अंदर। जार ने इसे निर्वासित कर दिया था, पर मार्च 1917 के क्रांति के बाद जर्मन की सहायता से लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचा, यानी कहने का इसी के नाम पर पेट्रोग्राद का नाम लेनिनग्राद पड़ा था, ठीक है। ये जार इसको बाहर भेज दिया था, पर जर्मन की सहायता से, एग्जाम में पूछता है किसकी सहायता से लेनिन रूस में दोबारा आया था, पेट्रोग्राद पहुंचा था, तो जर्मन की सहायता से मार्च 1917 की क्रांति के बाद, यानी जब 1917 की क्रांति हो गई थी, मार्च 1917 की क्रांति हुई थी, उसके बाद यह पेट्रोग्राद पहुंचा, ठीक है, जिसे देख जनता का उत्साह बढ़ गया। और जब लेनिन को जनता देखती है ना, तो उनका उत्साह बढ़ जाता है कि हमारा पुराना हीरो आ गया, क्योंकि लेनिन भी रूस के लिए एक समय के लिए हीरो ही था, ठीक है। और लेनिन के घोषणा की कि रूस की क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, और लेनिन ने घोषणा की रूस के अंदर कि अब हम आ गए हैं, रूस की क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, लेनिन के बिना रूस की क्रांति पूर्ण नहीं हो सकती है। जबकि रूस की क्रांति पूर्ण हो गई थी, क्योंकि जार अपना गद्दी त्याग चुका था, पर यह आके क्या कहता है कि रूस की क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है। लेनिन ने 3 नारा दिया, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन जब आता है कहता है रूस की क्रांति पूरी नहीं हुई है, और उसने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। फिर से क्रांति के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और लेनिन जब आया फरवरी और मार्च के क्रांति के बाद, जिससे जनता देखकर खुश हो गई और ये बोला कि अभी रूस की क्रांति खत्म नहीं हुई है, तो आते ही जितने भी बोल्शेविक दल के लोग थे उनको इकट्ठा करता है, और अब केरेंस्की के खिलाफ किस तरीके से क्रांति करनी है और उसकी सत्ता गिरानी है और बोल्शेविक दल की सत्ता स्थापित करनी है, उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करता है, ठीक है। और उसी कार्यक्रम को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, अप्रैल थीसिस के नाम से किसे जाना जाता है, अप्रैल थीसिस किसे कहते हैं, पूछे एग्जाम में, तो क्रांति के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का, यानी फरवरी और मार्च के क्रांति के विरुद्ध,
के बाद फिर से क्रांति के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। यानी अब आगे की क्रांति के लिए क्या क्या करना होगा, उसका जो कार्यक्रम तय किया गया, उस कार्यक्रम को ही कहा गया अप्रैल थीसिस। ठीक है, आगे क्या हुआ अप्रैल थीसिस तैयार होने के बाद, जिसके अनुसार बोल्शेविकों ने बल का प्रयोग करते हुए 7 नवंबर 1917 ईस्वी, पुराने कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर, ठीक है, इसीलिए अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहते हैं। पुराने कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर और नए कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कहने का मतलब है जो अप्रैल थीसिस लेनिन तैयार करता है, उस अप्रैल थीसिस के कार्यक्रमों के अनुसार 7 नवंबर को जितने भी बोल्शेविक दल के लोग होते हैं वह सब मिलकर बलपूर्वक पेट्रोग्राद, जहां पे सरकार थी, वहां के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लेते हैं। मतलब जितनी भी संस्थाएं होती हैं जिससे एक सरकार चलते हैं, उन सब पर बलपूर्वक क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, जिससे क्रेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, जिस वजह से क्रेंस्की को रूस छोड़ के भागना पड़ा और वो रूस छोड़ के भाग गया। नहीं भागता तो उसको भी पकड़ के मार देते सब। ठीक है, तो जिससे क्रेंस्की रूस छोड़कर भाग गया और इस प्रकार रूस में बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, संपन्न हुई। ठीक है, और इस तरीके से जब क्रेंस्की भी अपनी सत्ता छोड़ के भाग जाता है तो फिर से अक्टूबर या नवंबर की क्रांति रूस के अंदर संपन्न हो जाता है। ये थी अक्टूबर और नवंबर की क्रांति। तो जार के खिलाफ यानी रूस के सम्राट के खिलाफ फरवरी या मार्च की क्रांति हुई थी 1917 में, और उसके बाद जो सरकार बनी थी मेंशेविक दलों का, जिसको क्रेंस्की की सरकार कहते थे, उसके खिलाफ लेनिन की सरकार बनी अक्टूबर या नवंबर की उसके खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में लेनिन की सरकार बनी, जिसे अक्टूबर या नवंबर की क्रांति कहते हैं। ठीक है, क्रेंस्की के खिलाफ जो क्रांति हुई थी उसी को अक्टूबर या नवंबर की क्रांति हुई थी। उधर फोन बजने लगा तो थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया, 2 मिनट देंगे, इसको खत्म करके फोन उठाते हैं। कह रहा है बोल्शेविकों के हाथ में सत्ता आई, जिसका अध्यक्ष लेनिन बना और इसका विदेश मंत्री ट्राटस्की बना, और इस तरीके से अक्टूबर और नवंबर की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं, इस क्रांति के बाद बोल्शेविकों के हाथ में सत्ता आई, जिसका मुखिया कौन बना, अध्यक्ष कौन बना, तो लेनिन बना, क्योंकि लेनिन के आने के बाद ही बोल्शेविक वाले उत्साह में आए थे, और इसका विदेश मंत्री कौन बना, ट्राटस्की बना। ठीक है, आगे क्या हुआ भाई, आगे लेनिन की नीति। अब लेनिन जब रूस में अध्यक्ष बन जाता है, रूस को संभालने लगता है, तो वो क्या नीति बनाता है रूस की समस्याओं को खत्म करने के लिए। एग्जाम में पूछता है लेनिन की नीतियों के बारे में, लेनिन की नीतियों के बारे में अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, तो ध्यान रखें लेनिन आया कैसे, ये भी क्लियर हो गया। रूस की क्रांति 1905 की हो या 1917 में जो 2 क्रांति हुई थी, फरवरी और मार्च, और अक्टूबर या नवंबर की क्रांति, मेंशेविक या बोल्शेविक क्रांति, क्लियर हो गया। और उसके बाद लास्ट में लेनिन अब रूस का नया कर्ता धर्ता बन गया। अब इसकी क्या नीति थी, तो देखेंगे लेनिन की नीति। कह रहा है कब्जा के बाद बहुत सारे समस्याओं को लेनिन ने सुलझाया। जब लेनिन का रूस पे कब्जा हो गया तो उसने वहां की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, और जर्मनी के साथ एक संधि की, जिस संधि का नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया और आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दिया, और बेमतलब के प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में से वो अलग हो गया और रूस की जो आंतरिक समस्या थी उसको सुलझाने में लग गया। ठीक है, फिर इसी समय गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हुई, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण किया, और उसी समय गृह युद्ध चालू हो गया।
मैंने ऐसी समस्या बन गई कि मान लो रूस के अंदर लड़ाइयाँ हो जाएगी आपस में, और इसमें इंटरफेयर करने कौन आ जाते हैं, तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। पूरे सोवियत रूस पर ये क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। देखिएगा, ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई जिसने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। तब जाके जो विदेश मंत्री था लेनिन का, ट्राटस्की, उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना बनाया गया जिस सेना का नाम लाल सेना रखा गया। तो लाल सेना गठित की गई जिसने जितने भी विदेशी हमले थे सोवियत रूस पर, उन सबको क्या किया, नाकामयाब कर दिया, विदेशी हमले का सामना एकदम सफलतापूर्वक किया। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, और आंतरिक विद्रोह के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस का संगठन बनाया। और आंतरिक जो देश के अंदर, क्योंकि एक बाइक से आंतरिक विद्रोह भी, गृह युद्ध भी स्टार्ट होने की संभावना लग रही थी और बाहरी आक्रमण करने भी आगे रहे थे, तो ट्राटस्की ने लाल सेना बनाई और सफलतापूर्वक विदेशी आक्रमण से सामना किया। और जो आंतरिक लड़ाइयां थी, जो आंतरिक विद्रोह थे, उसको शांत करने के लिए एक संगठन बनाया, चेका नामक गुप्त पुलिस का संगठन बनाया। एग्जाम में पूछता है चेका क्या है, तो रूस का गुप्त पुलिस का संगठन है। ठीक है, चेका ध्यान रखेंगे। तो चेका नामक गुप्त, ये सोच लो इतने डेंजर थे सब चेका वाले, गुप्त थे सब, आपके आसपास में खड़े रहते थे सब, आपको देखते थे सब कि आप थोड़ा विद्रोह वाला बात बतिया रहे हैं रूस के साथ, कि देश के साथ गद्दारी करने की संभावना है, वहीं पे आपको टांगे सब और टांग के ले जाके जेल में बंद कर देंगे सब। ठीक है, तो इसलिए इसको गुप्त पुलिस का संगठन कहा जाता था, गुप्त पुलिस कहा जाता था चेका को, ध्यान रखेंगे। इस तरह 1918 ईस्वी में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का संविधान बना। और आगे चलकर 1917 के बाद 1918 में पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बना रूस, रशिया, जिसमें समाजवादी, क्योंकि बोल्शेविक दल वाले भी समाजवादी थे, मेंशेविक वाले भी समाजवादी दल के थे, वो बाद में टूट गया, अलग की बात। तो पहला ऐसा देश बना, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है विश्व का प्रथम समाजवादी देश कौन है, तो रूस है। ठीक है, और जिसका संविधान 1918 में बना। ठीक है, कह रहा है इस तरह 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाले देश रूस का क्या बना, संविधान बना। ठीक है, इसके द्वारा रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यानी यूएसएसआर के रूप में परिवर्तित किया गया। और इसी संविधान के द्वारा रूस का नाम बदलकर सोवियत रूस किया गया, जिसका पूरा नाम है, जिसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ, पर उसको कहा जाता है सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जिसको शॉर्टकट में यूएसएसआर कहते हैं। वो तो बाद में जाके टूट गया, अलग की बात है, पर ये बना उसी समय। ठीक है, के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो रूस का नाम यूएसएसआर के रूप में कब परिवर्तित हुआ, तो 1918 में संविधान लागू होने के बाद, जब संविधान बना तब। लेनिन वहाँ के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष बना, और वहाँ के कार्यकारिणी, कार्य करने वाली जो समिति का अध्यक्ष मुखिया था वो कौन बना, लेनिन बना। और लेनिन ने नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष के श्रमिकों को मताधिकार प्रदान किया। और लेनिन ने जो नया संविधान बना उसमें 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी मजदूर थे उन सभी को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया कि वो अपनी सरकार अच्छे से अपने मन से चुन सके। फिर क्या हुआ भाई, फिर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया, और जितने भी उत्पादन के साधन थे उन सब पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। अब देखिए ना कितना मजेदार बात है ये, क्योंकि लेनिन समाजवाद विचारधारा का था। लेनिन के सत्ता स्थापित करने के बाद रूस में समाजवाद की स्थापना हुई थी, और समाजवाद की विचारधारा क्या है, स्टार्टिंग में बताए थे कि उत्पादन के सभी साधनों पे सरकार का एक अधिकार होता है जो पूरे समाज के लिए काम करती है। तो जैसे ही समाजवाद की सरकार स्थापित होती है, जितने भी निजी क्षेत्र थे, फैक्ट्री थे, उन सब को सरकारी में बदलना चालू कर देती है।
उनके निजी मालिक का हक जो है वो छीनने लगती है। वही यहाँ पे कह रहा है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया, यानी जितने भी उत्पादन के साधन थे उन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये विचारधारा, निजी स्वामित्व वाली विचारधारा पूंजीवाद की विचारधारा थी और समाजवादी लोग पूंजीवाद को तो मानते ही नहीं थे। इसीलिए बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, फैक्ट्री थे, जल परिवहन था या रेल था या बड़े बड़े उद्योग थे, बैंक थे, सबका राष्ट्रीयकरण यानी सबको सरकारी बना दिया गया। ठीक है। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और शिक्षा पर जो चर्च का अधिकार था, क्योंकि देखिएगा किसी भी प्रकार की शिक्षा पहले के जमाने में धार्मिक लोग ही दिया करते थे। इस्लामिक शिक्षा मौलवी साहब, हाफिज जी या मस्जिद से ही मिलता था, आज भी मिलता है, या हिंदुओं में भी गुरुकुल से मिलता था, मंदिरों से मिलता था, पंडित लोग, और वहाँ पे भी चर्चों, मतलब बेसिकली जो धार्मिक संस्थाएं थी उन्हीं का अधिकार था शिक्षा के ऊपर, वही शिक्षा दिया करते थे। ठीक। पर रूस क्या करता है, चर्च से शिक्षा संस्था का अधिकार छीनकर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर देता है, यानी उसको भी सरकार के अंदर में ले लेता है। कह रहा है शिक्षा पर से भी चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। लेनिन बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। और आज का जो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुनते हैं ना आप लोग, वही लेनिन का बोल्शेविक दल था। बोल्शेविक दल का ही नाम बदलकर समाजवादी दल, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, समाजवादी दल कहिए या कम्युनिस्ट पार्टी कहिए, ठीक है, कर दिया गया। और लाल रंग के झंडे पर हसुआ और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। बाद में यह झंडा समाजवाद का प्रतीक बन गया, यही झंडा बनाया गया। यानी ध्यान रखेंगे, बोल्शेविक दल ही बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बना और लाल झंडे पे हसुआ और हथौड़े का निशान स्थापित किया गया। जो आज कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी देश में चले जाइएगा कम्युनिस्ट पार्टी देखिएगा तो वो यही झंडा लेके चलेंगी। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी आज के समय में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो समाजवाद की पार्टी थी, साम्यवाद की पार्टी थी। ठीक है, इसीलिए। और सोवियत रूस को ही यूएसएसआर बना दिया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल गया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कैसे हुई। बोल्शेविक दल ही बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बना था। ठीक, आगे चलकर लेनिन ने फैक्ट्री और किसानों पर नियंत्रण करने लगा, और आगे चलकर ये नियंत्रण करने की नीति इतनी हो गई कि लेनिन जो था वो फैक्ट्री और किसानों पर भी नियंत्रण करने लगा, क्योंकि ये भी उत्पादन करते थे ना, फैक्ट्री तो उत्पादन करती थी, किसान भी उत्पादन करते थे, तो किसानों को भी अपने नियंत्रण में करने लगा, जिससे किसानों ने अनाज जलाना शुरू किया। जिससे किसान क्या हुए, किसान ये सोचने लगे कि हम इसके साथ मिलकर रूस के क्रांति में भाग, याद है मजदूर और किसान साथ मिलकर रूस के क्रांति में भाग लिए, और ये अब हमारे कृषि पर नियंत्रण करने आ गया। पर लेनिन उस विचारधारा से नहीं कर रहा था। लेनिन की विचारधारा की जितने भी उत्पादन के साधन थे वो सब राष्ट्र के अंदर है, पर किसानों का ये भी था कि हम खेती कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्र के अंदर काहे जाएगा। तो उद्योग के साथ साथ वो कृषि को भी अपने अंदर में ले रहा था, जिससे किसान गुस्सा हो गया। जब किसान गुस्सा हुए, सोचे जब इसको ही देंगे उससे अच्छा जितना अनाज उगाए हम जला नहीं देंगे, और वो सारे अनाज को जलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है, जिससे किसानों ने अनाज जलाना शुरू कर दिया। किसान गुस्सा हुए और अनाज जलाना शुरू कर दिए, फलतः भूखमरी की समस्या बन गई। अब सोचो, खाने वाले सारे सामग्री में किसान आग लगा दिए, जितना वो उगाए थे, तो लोग खाएंगे क्या। बाढ़ आ जाता है, अनाज दहने लगता है, तो खाने की समस्या होती है कि नहीं होती है। आजकल मानो इतने सारा पैकेट का सामान आ गया तो हम लोग खा लेते हैं, पर फिर भी तो महंगाई बढ़ी जाती है। वैसे ही ये है, तो भूखमरी की समस्या बन गई। तब लेनिन ने संशोधन किया तथा नई आर्थिक नीति लाई। तब लेनिन को लगा नहीं, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही होगा तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो लेनिन ने अपनी नीतियों में थोड़ा संशोधन किया और उसने नई आर्थिक नीति लाई। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछता है, लेनिन की नई आर्थिक नीति।
नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति, ठीक है। 1921 में लेनिन की नई आर्थिक नीति में निम्न बातें थी। एग्जाम में पूछता है एनईपी यानी नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, या लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है, या नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1921 में लागू की गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वोल्शेविक, इससे कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई तरीके से ये भी पूछ देगा लेनिन किस दल से संबंधित था, तो वोल्शेविक दलों ने कब क्रांति की थी, तो अक्टूबर या नवंबर में क्रांति की थी, किसके खिलाफ की थी, तो केरेंस्की के सरकार के खिलाफ की थी, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इधर आते हैं नई आर्थिक नीति। 1921 में लेनिन की नई आर्थिक नीति की निम्न बातें, क्या क्या बातें की गई थी। देखिएगा, पहला कह रहा है किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया, यानी किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित, नई आर्थिक नीति के तहत जो अनाज पे नियंत्रण करने जा रहा था, अनाज पे नियंत्रण ना करके अनाज लेने के स्थान पर, यानी अनाज लेने के जगह पर किसानों के लिए एक निश्चित कर लगा दिया गया कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। किसान खुश हो गए भाई, नहीं तो अनाज पे नियंत्रण हो रहा था तो अनाजे जला दे रहे थे गुस्सा होकर। ये लेनिन की नई आर्थिक नीति द्वारा किया गया। दूसरा, जमीन राज्य की है फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। जमीन राज्य की ही थी, फिर भी वो किसानों के लिए अनाज उगाने के लिए, खेती करने के लिए किसान को दे देता है, व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई थी, ठीक है। फिर क्या, नेक्स्ट, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, क्योंकि सारे उद्योग धंधे को अपने अंदर ले लिया था, क्योंकि इनका था ना सब सरकार के अधीन चलेगा। पर नई आर्थिक नीति के तहत बोला कि अगर कोई ऐसा उद्योग है जिसमें 20 लोगों से कम काम करते हैं तो वो हो सकता है निजी क्षेत्रों के हाथ में, निजी स्वामित्व के हाथ में। कह रहा है नई आर्थिक नीति के तहत 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार, उससे ज्यादा रहेंगे तो वो सब सरकारी हो जाएगा, ध्यान रहे। उद्योगों को काफ़ी छूट दी गई, और उद्योगों को काफ़ी छूट भी दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, और विदेश से भी नई नई कंपनियों को, नई नई पूंजियों को आमंत्रित किया गया, पर सीमित तौर पे किया गया कि आप भी आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा शुरू की गई। व्यक्तिगत संपत्ति, सब राष्ट्र का संपत्ति हो गया था, तो व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की भी शुरुआत की गई लेनिन की नई आर्थिक नीति के तहत। और बैंक खोले गए, और जगह जगह क्या खोले गए, बैंक खोले गए, ठीक है। नेक्स्ट, ये थी नई आर्थिक नीति, ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट एक दो गो और कैरेक्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक कैरेक्टर है स्टालिन, ये है स्टालिन। थोड़ा सा जानेंगे स्टालिन के बारे में कि रूस में स्टालिन की क्या भूमिका रही है, देखिएगा। कैसे यूएसएसआर बना था और आगे की प्रक्रिया हुई। कह रहा है 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई, और लेनिन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में स्टालिन विजय हुआ, और लेनिन जैसे मरता है तो संघर्ष होने लगता है कि अब गद्दी पे कौन बैठेगा, अब सत्ता को कौन चलाएगा। लेनिन था तो लेनिन चलाता था, तो अब सत्ता के लिए मारधार चालू हो गया, जिसमें स्टालिन जो था, ये जो था क्या हुआ, विजय हुआ। और 1929 ईस्वी में ट्राटस्की को निर्वासित कर दिया, और जब ये सत्ता में आया तो ट्राटस्की जो लेनिन का विदेश मंत्री था उसको क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया, ठीक है, हटा दिया। फिर राजनीतिक लोकतंत्र तथा प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई, और आगे चलकर राजनीतिक लोकतंत्र तथा प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र और स्वतंत्रता प्रेस की, जो मन करे वो छाप सके, उनको नष्ट कर देता है। कौन, स्टालिन। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना, और 1953 ईस्वी में अपने मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा, और आगे चलकर वो जो कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक
दल जो था, जो कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो गया था, उसका महासचिव बन गया। और जब तक ये राजा वहाँ के कार्यभार को, रूस के कार्यभार को चला रहा था, जब तक वो मरा नहीं 1953 तक, तब तक वो वहाँ पे तानाशाह किया, जिसको ये लेनिन इतने बढ़िया से व्यवस्था बना के गया था, मरा था, ठीक है, तानाशाही का व्यवहार किया, ठीक है। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के प्रयासों से रूस का एक शक्तिशाली देश बना। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के प्रयासों से रूस एक शक्तिशाली देश बना और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले रूस एक महान शक्ति के रूप में माना जाने लगा। स्टालिन तानाशाही तो किया, पर तानाशाही लोगों का एक चीज ये होता है, वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो स्टालिन जो था, लेनिन के बाद जो रूस की सत्ता को संभालता है, तो वहां पे तानाशाही तो खूब करता है, ठीक है, पर रूस को एक ताकतवर, शक्तिशाली और मजबूत देश के रूप में पूरे दुनिया के सामने ला के रख देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है, ठीक है, और रूस को अमेरिका के बराबरी में ले जाके खड़ा कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। भले वो अपने देश की जनता के बारे में नहीं सोचता, पर अपने देश को ताकतवर बनाने के चक्कर में एकदम लग जाता है। तो 53 आते आते तक 45 तक ही, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तभी तक रूस एक पूरे दुनिया में शक्तिशाली, जो एक समय पर जापान से हार जाता था, सबसे शक्तिशाली देश के रूप में, महान शक्ति के रूप में जाने लगा, ठीक है, जाना जाने लगा, माना जाने लगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी लेनिन के बाद कौन आया? स्टालिन आया, जिसकी मृत्यु 1953 हुई, और जब तक ये रहा तब तक रूस के अंदर तानाशाही किया। पर एक चीज अच्छी क्या की कि रूस को पूरे विश्व के सामने एक शक्तिशाली महान देश के रूप में उभारा, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये जीता भी अमेरिका के साथ मिलकर। फिर रूस के क्रांति का प्रभाव, तो रूस का क्रांति हुआ, इतना सारा जो ड्रामा हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो एग्जाम में पूछता है रूस के क्रांति का प्रभाव क्या था, तो देखेंगे, कह रहा है श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित हुई, श्रमिक वर्गों की सत्ता स्थापित हुई, उनके चाहने वाले लोग सत्ता में आए, विश्व दो भागों में बट गया, पूंजीवादी और समाजवादी, क्योंकि अब समाजवाद की स्थापना एक प्रॉपर देश में हो गया, तो पूरे विश्व में दो प्रकार की विचारधारा आ गई। एक पूंजीवाद मानने वाली, जो पहले से ही थी, क्योंकि रूस के अंदर समाजवादियों की स्थापना होती है, तो एक समाजवाद की विचारधारा भी आ गई, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा दो भागों में बट गए। फिर शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ये दोनों देश थे, अमेरिका और रूस, सोवियत रूस, यूएसएसआर जिसको कहते हैं, इन दोनों में शीत युद्ध की लड़ाई हो गई, क्योंकि अमेरिका जो था, यूएसए, वो पूंजीवाद के विचारधारा को मानता था, और जो यूएसएसआर, सोवियत रूस था, जो रसिया का ही नाम बदल के रखा गया था, वो साम्यवाद के विचारधारा को मानता था। तो भले सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये दोनों मिलके ही लड़े थे, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे 39 से 45 में ख़त्म होता है, इन दोनों में विचारधारा की लड़ाइयाँ होने लगती हैं कि हमारे देश में ये विचारधारा चलती है तो हम बड़े हैं, और हमारे देश में ये विचारधारा चलती है तो हम बड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रूस के क्रांति के फलस्वरूप शीत युद्ध की भी लड़ाई शुरू हो गई। सोवियत रूस ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को प्रोत्साहन दिया। सोवियत रूस जो थे, वो एशिया और अफ्रीका के अंदर जितने भी उपनिवेशिक देश थे, यानी किसी न किसी के अधीन थे, उनको भी मुक्त कराने को प्रोत्साहित किया कि तुम भी आज़ाद हो, हम लोग जैसे हुए। और नवीन आर्थिक मॉडल आया, ठीक है, और नए आर्थिक मॉडल को भी स्थापित किया गया। ये मुख्य रूप से रूस के क्रांति का प्रभाव था। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर, अगर आप इसके दो पार्ट पहले नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखेंगे, और फिर इस तीसरे पार्ट को देखेंगे तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में डाल देंगे और वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद के वीडियोस में हम लोग इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और इसी के साथ विदा लेते हैं। और उससे पहले कहेंगे कि अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी करेंगे कि वो भी बच्चे पढ़ के और अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।